अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सालिया है और मैंने डीपीटी और एमएस ऑर्थोपेडिक मानविल की है। मैं आपको आज इंट्रोडक्शन दूंगी फिजिकल थेरेपी के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स हैं और बहुत सारे लोग हैं जो कंफ्यूज हैं कि फिजिकल थेरेपी या फिजियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं, उनका काम क्या है। पहली तो बात आपको पता होना चाहिए कि ये फील्ड में फिजिकल थेरेपिस्ट जो हैं वो आपकी जितने भी मूवमेंट से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं उनको डील करते हैं। एक तो मूवमेंट डिसऑर्डर हो गए, मसल्स के, बोन की, किसी की भी प्रॉब्लम आता है तो उसके अंदर फिजिकल थेरेपी यूज होती है। एक ये आपकी डिजीज फॉर्म में भी यूज होती है और एक ये आपकी प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पे भी यूज। डिजीज फॉर्म में तो हो गया, जिस तरह आपने बहुत कॉमन सुना होगा गेंठिया, गाउट, आपने सुना होगा, आपने अर्थराइटिस सुना होगा, आपने मसल्स की कमजोरी का, पट्टों की कमजोरी का सुना होगा। इसी तरीके से स्ट्रोक एक ये बहुत कॉमन है। जो आजकल प्रॉब्लम, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, एक्सीडेंट केसेस। एक होता है प्रिवेंटिव मेजर्स कि जब आपके मसल्स इनिशियली, जिस तरह आजकल कुछ जो मोस्टली लोग क्या करते हैं, उनको एक्सरसाइज की तरफ इतना ध्यान नहीं होता, उनके पट्टे कमजोर हो जाते हैं, उनको जिस्म में दर्द रहता है, पेन से रिलेटेड कोई चीज, ठीक है, जिसमें अगर आप दर्द की बात करने, उसको पहले ही, उसको उस लेवल तक लेके आने से पहले ही कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं पोस्चरल मेंटेनेंस वगैरह की, जिससे क्या होता है कि आपका जो डिजीज प्रोसेस है या तो वो होता नहीं है। जिस तरह अगर आप फैमिली में भी देखो, कॉमन चीजें हैं, कुछ की फैमिली में अर्थराइटिस कॉमन होता है, कुछ और होता है। प्रिवेंटिव मेजर्स की तरफ हम पहले कहते हैं कि पहले हमें जाना चाहिए, उसमें भी फिजिकल थेरेपी के काफी रोल है। और जहां तक बात है इस फील्ड की कि डीपीटी है क्या, डीपीटी होता है डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी। पाकिस्तान की हम बात करें क्योंकि पाकिस्तान के बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। 5 साल का ये डिग्री कोर्स है, ठीक है, और इसको आप स्टार्ट करते हो एफएससी के बाद, यानी आफ्टर 12 आप स्टार्ट करते हो प्री मेडिकल, और आपका जो परसेंटेज है वो 60% होना चाहिए आपकी एंट्री टेस्ट के लिए। एंट्री टेस्ट 60% होगा तो आप एलिजिबल हो गया, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल। उसके बाद ये 5 ईयर डिग्री कोर्स है, इसमें हाउस ऑफ 1 ईयर की आती है। फर्दर इसमें स्पेशलाइजेशन फील्ड है जिसमें एमएस आता है, जिसको हम करते हैं, वो 2 साल का होता है पाकिस्तान में। एमएस में ऑर्थोपेडिक मैनुअल फिजिकल थेरेपी आता है, जैसे मैंने किया है। एमएस आपका आता है न्यूरो मस्कुलर फिजिकल थेरेपी में आता है, कार्डियो में आता है, स्पोर्ट्स में आता है, वुमेन हेल्थ में आता है, बहुत है। और फिर इसके बाद इसकी फर्दर आगे पीएचडीज आती हैं। यूनिवर्सिटीज में मास्टर्स भी होता है, डॉक्टरेट भी होता है। एकेडमिक कैरिकुलम में देखें तो मैंने यहाँ पर आपका जो एचएससी का जो कैरिकुलम है, मैंने यहाँ पे एक लिंक भी दिया और मैं आपको दिखा भी देती हूँ एचएससी का जो कैरिकुलम है उसके अकॉर्डिंग, ताकि आपको अपने कोर्सेज पता चल जाए कि कोर्सेज के अंदर क्या क्या आता है, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो कि हमारी जो फील्ड है ये कितनी एक्सटेंसिव फील्ड है, ठीक है। आई होप ये आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। अगर हम जाएं, अगर आप ये नेट पे लिखेंगे एचएससी कैरिकुलम फॉर फिजिकल थेरेपी, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपने इसमें पर्पस और जो चीज़ें आपको चाहिए वो सारी डिटेल इसके अंदर लिखी हुई है, आप इसको रीड कर सकते हो ताकि आपको पता हो कि आप अपनी फील्ड में क्यों जो है ना आना चाह रहे हो और इसमें क्या कंटेंट है। अगर आप फर्स्ट ईयर का सेमेस्टर देखो तो इसके अंदर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, काइनेसियोलॉजी, इंग्लिश, पाक स्टडीज एंड बायोस्टैट्स, ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर। पर सेमेस्टर 6 मंथ का सेमेस्टर होता है, इसके अंदर ये सब्जेक्ट्स होते हैं आपके 18 कैडार्स, यानी पर सेमेस्टर इसमें बन रहे हैं। सेकंड सेमेस्टर में भी एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, काइनेसियोलॉजी, इंग्लिश, इस्लामियात एंड बायोस्टैट्स, ठीक है। थर्ड में आप सेकंड ईयर में आ जाते हो। सेकंड ईयर यानी फर्स्ट ईयर आपका 2 सेमेस्टर्स हो गए, सेकंड ईयर के बाद फिर जो आपके 2 सेमेस्टर्स आए सेकंड ईयर में, पहले सेमेस्टर में आप क्या पढ़ते हो थर्ड ईयर के अंदर, थर्ड सेमेस्टर के अंदर इंग्लिश, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर बेसिक्स सिखाते हैं, एनाटॉमी भी पढ़ते हो, फिजियोलॉजी, मैकेनिक्स, बायोमैकेनिक्स, ऑर्गेनोमिक्स, बायोकेमिस्ट्री एंड जेनेटिक्स, ठीक है। ये 17 कैडार्स हो गए। फोर्थ सेमेस्टर फिर 17 कैडार्स आ गया, इसमें अनाटमी 4 आ गई, इसमें क्या आ रहा है आपकी न्यूरो अनाटमी। पहले में आपने बेसिक एनाटमी पढ़ी, अपर लिम, लोअर लिम, आपके थॉरैक्स यानी जो बॉडी की पूरी एनाटमी, फिर आप आ जाते हो ब्रेन के ऊपर फोर्थ सेमेस्टर में, न्यूरो एनाटमी पढ़ते हो आप उसमें, बायोकेमिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट हो गए, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, मेडिकल फिजिक्स, यानी ये भी आपके 17 कैटार्स होते हैं। फिफ्थ सेमेस्टर आ गया यानी आपका थर्ड ईयर आ गया, उसमें आप पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, इलेक्ट्रिकल एजेंट्स, थेरेप्यूटिक्स, सोशियोलॉजी,
हेल्थ एंड वेलनेस सुपरवाइज क्लिनिकल पढ़ते हो, ये भी 18 कैडर्स हैं। फिर 6 सेमेस्टर है जिसके अंदर पैथो, फार्मा, फिजिकल एजेंट, मैनुअल, टीचिंग मैनुअल आप डिटेल में पढ़ते हो, टीचिंग मेथोडोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन पढ़ते हो, सुपरवाइज क्लिनिकल आपकी फिर हॉस्पिटल सेटिंग जो स्टार्ट होती है। फोर्थ सेमेस्टर, फोर्थ ईयर में देखें, फोर्थ ईयर मतलब सेवन सेमेस्टर में मेडिसिन 1, सर्जरी, रेडियोलॉजी, डायग्नोस्टिक इमेजिंग, मस्कुलोस्केलेटल फिजिकल थेरेपी, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सुपरवाइज क्लिनिकल आ जाता है। एंड देन 8th सेमेस्टर आता है जिसमें आप मेडिसिन का पार्ट 2 पढ़ते हो, सर्जरी पढ़ते हो, न्यूरो फिजिकल थेरेपी पढ़ते हो, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, ये भी आपका 17 क्रेडिट आवर्स होते हैं। और 9th सेमेस्टर में आपका फिफ्थ प्रोफेशनल ईयर होता है, लास्ट ईयर होता है। इसके अंदर आप क्या करते हैं, कार्डियो पल्मोनरी फिजिकल थेरेपी, इमरजेंसी प्रोसीजर, प्राइमरी केयर इन फिजिकल थेरेपी, क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग एंड डिफरेंशियल डायग्नोसिस, साइंटिफिक इंजरी एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी, प्रोफेशनल प्रैक्टिस यानी लॉ एथिक्स आपको सिखाए जाते हैं, इंटीग्यूमेंट्री और सुपरवाइज क्लिनिकल प्रैक्टिस। एंड 10th ईयर के आपका क्या होता है, गायनेकोलॉजी होती है, और आपका फिजिकल गायनेकोलॉजिकल फिजिकल थेरेपी, पीडियाट्रिक फिजिकल थेरेपी, जेरेंटोलॉजी होता है, स्पोर्ट फिजिकल थेरेपी होता है, और सुपरवाइज क्लिनिकल प्रैक्टिस, और आपका रिसर्च प्रोजेक्ट होता है जो 6 कैडार का होता है। टोटल आपके जो कैडार्स बनते हैं वो 175 कैडार्स बनते हैं। इसमें 1 ईयर आपकी हाउस जॉब भी बाद में आती है। अच्छा, टोटल अच्छा खासा एक्सटेंसिव 5 ईयर डिग्री आपका कोर्स है। ये तो हो गया आपका एचएससी का कैरिकुलम, ठीक है, एचएससी के अकॉर्डिंग। अब आपको पता होना चाहिए कि आप इसमें कर क्या सकते हो, ठीक है। मोस्टली लोग होते हैं कि भाई सिर्फ डिजीज में लोग आ रहे हैं, उन लोगों को आइडिया ही नहीं होता। एक तो बेटा आप लोग जहन में रखो कि इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। आप डायरेक्ट आपका जो डब्ल्यूसीबीटी है या डब्ल्यूएचओ आपको अलाउ करता है कि आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस, यानी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस का मतलब है कि आपको कोई भी ऐसे पेशेंट जो रिलेटेड हो मस्कुलोस्केलेटन से, कोई प्रॉब्लम से, वो आपके पास डायरेक्ट आ सकते हैं। रेफरल भी आता है और डायरेक्ट भी आ सकते हैं। जिस तरीके से कोई पेन मैनेजमेंट है, बजाय कि वो उसको पता है कि मुझे अर्थराइटिस है या उसको कोई और पेन का कोई इश्यू चल रहा है, वो डायरेक्ट आपके पास इस तरीके से पेशेंट आ सकता है। दूसरा ये चीज है कि आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर होता क्या है। एक तो हम पेशेंट को एक्सरसाइजेस वगैरह सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज और इलेक्ट्रोथेरेपी दोनों तरीके से हम लोग पेशेंट को ट्रीट करते हैं, ठीक है। इसमें डिफरेंट आपकी फील्ड आ जाती हैं, जिसमें मैंने आपको मास्टर्स का बताया था, ऑर्थोपेडिक, न्यूरो, पीडियाट्रिक, कार्डियोपल्मोनरी, जीरियाट्रिक, वुंड केयर एंड वुमेन हेल्थ, ठीक है। अब ऑर्थोपेडिक केसेस केसेस वाइज ले लेते हैं। जिस तरह ऑर्थोपेडिक के अंदर आप कैसे केसेस देख सकते हो, पोस्ट ऑपरेटिव केसेस, मतलब होता है कि आपने पेशेंट, जिस तरह आप लोगों ने सुना होगा, सर्जरी के बाद किसी का फ्रैक्चर हो गया, कोई किसी ने हिप रिप्लेसमेंट होगी, नी रिप्लेसमेंट होगी, उसके बाद जो प्रोटोकॉल पेशेंट ने किस तरह उठना है, किस तरह चलना है, कैसी उसकी मूवमेंट होनी चाहिए, मसल्स के ऊपर कैसे काम होना चाहिए, ये सारी चीजें फिजिकल थेरेपिस्ट का काम है। फ्रैक्चर है जिसमें पीओपी अगर लगा हुआ है, पीओपी के बाद आपको पता है मसल्स अगर एक जगह रहे तो वो क्या हो जाते हैं, काम करना छोड़ देते हैं। उनको करने के लिए कौन सी एक्सरसाइज इनके लिए जरूरी है, क्या कराना है, वो सारा। एक्यूट स्पोर्ट फिजिकल थेरेपी इंजरी, जिसमें आपके लिगामेंट्स की इंजरी आ गई, ठीक है, इस तरीके की कोई स्पोर्ट इंजरी, कोई मसल इंजरी आ गई, उसमें सारा काम करते हैं। अर्थराइटिस बहुत कॉमन है हमारे फीमेल्स में, वेट जिन लोगों का बहुत ज्यादा होता है, उनके नी इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। अथराइटिस किसी जगह भी, शोल्डर में फ्रोजन शोल्डर आपने सुना होगा, वो बहुत कॉमन है। फ्रोजन शोल्डर के अंदर काफी अच्छा मैनेजमेंट है। स्प्रेन में, स्ट्रेन में मसल टूट गया है, स्प्रेन मसल लिगामेंट की कोई इंजरी हो रही है, बैक पेन, कोई गर्दन में दर्द है, कमर, मतलब कहीं भी जहां से पेन रिलेटेड प्रॉब्लम है। एम्पुटेशन, एम्पुटेशन के बाद जब आपकी आर्टिफिशियल लिम्ब लगती है, कैसे पेशेंट ने चलना है, कितना लेग स्ट्रांग होनी चाहिए, कौन सा मसल ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, किस तरीके से वो, मतलब वो सारी जो गेट ट्रेनिंग है वो आपका फिजिकल थेरेपिस्ट का काम है। अगर न्यूरोलॉजिकल केसेस में हम देखें तो हम स्ट्रोक को देख लो, वन साइड का जो एक साइड पे पूरा पेशेंट की बॉडी की मसल्स की मूवमेंट चले जाती है, उसमें पेशेंट मूव नहीं कर पाता, उसको जगाने के लिए फर्स्ट 6 मंथ्स इज टू इम्पोर्टेंट। आपके ब्रेन को रिकग्नाइज, री एजुकेट कराना होता है। वो सारी जो टेक्निक्स होती हैं वो फिजिकल थेरेपिस्ट को पता होता है। बिकॉज अगर आप मेडिकल प्रोफेशन की बात करें, वो आपको मेडिसिन दे सकते हैं, सारी चीजें करके आपको घर, लेकिन जो उसके बाद जो मसल ट्रेनिंग, पेशेंट ने चलना कैसे, कितना टाइम लिमिट क्या उसको चाहिए, किस किस मसल्स की कहाँ पे मूवमेंट चाहिए, कहाँ पे उसको न्यूरो फिजिकल थेरेपी चाहिए, वो सारी चीजें फिजिकल आपके फिजियोथेरेपिस्ट डिसाइड करते हैं। ब्रेन इंजरी होगी,
स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होगी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में भी किस तरीके से आप उसकी प्रिवेंटिव मेजर्स करनी है, इंटरवेंशन करनी है, कौन से मसल स्ट्रॉन्ग करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर लोअर लिम्ब उसका चले गए, नीचे वाली टांगे चली गई हैं, तो हम उसके ऊपर वाला जो अपर लिम्ब है उसको इतना स्ट्रॉन्ग बनाए ताकि उसको लिफ्ट करने में आसानी हो। किस तरीके से वो अपने आप को प्रिवेंट कर सकता है, बेड सोर्स ना हो, जख्म ना हो, लेटे लेटे पोजीशन बताएंगे बॉडी की, प्रिवेंटिव मेजर्स बताएंगे हम पेशेंट को कि वो आगे फर्दर डिटोरिएट ना करे, मसल खराब ना हो, जॉइंट खराब ना हो, जॉइंट अड़ ना जाए। ये सारी चीजें काम फिजिकल थेरेपिस्ट किया। पार्किंसन डिजीज है, मूवमेंट है, पेशेंट की चल नहीं सक रहा, गेट एबनॉर्मल है, बैलेंस खराब है, कोई भी ऐसी डिजीज है, उसके अंदर उसको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो स्ट्रांग हो। क्वाड्रिप्लीजिया, जिस तरह आपकी कोई मूवमेंट चलेगी, या पैराप्लीजिया मूवमेंट में कोई डिसऑर्डर हो। पीडियाट्रिक के अगर बच्चों में देखें तो उसमें क्या होता है, बच्चों के अंदर डेवलपमेंट डिलेज आ जाते हैं, माइलस्टोन्स डिले होते हैं। उसमें ये होता है कि पेशेंट की, जिस तरह आप लोग बच्चों को पता होगा 3 साल में या 1 साल में जो जो मूवमेंट आनी चाहिए वो नहीं आ रही, जिस तरह सर उठाना है, कोई भी ऐसी कोई मूवमेंट है जो नहीं आ रही, उसे कहेंगे। कोई भी बच्चा जो आपको पता है कोई बोल रहा है, अगर इस उम्र में उसको बोलना चाहिए, इस उम्र में उसको चलना चाहिए, वो नहीं कर रहा, तो वो डेवलपमेंट डिलेज में आता है। उसके अंदर भी फिजिकल थेरेपिस्ट का रोल है कि वो बच्चों को वो ट्रेन करते हैं कि वो करें, क्योंकि जितना अर्ली हम मैनेज करते हैं उतनी जल्दी ब्रेन भी डेवलप करता है। सीपी चाइल्ड हो गया, एल्स पाल्सी हो गया, बच्चा पैदा हो रहा है, खींचने कोई शोल्डर ब्रेकियल प्लेक्सस डैमेज हो गया, आपकी कोई आर्टरी, कोई नर्व को कोई डैमेज हो रहा है, कोई प्लेक्सस प्रॉब्लम हो रहा है जिसमें आपकी मूवमेंट चली गई है, उसको कैसे एजुकेट कराना है। आपका जो पेशेंट है, आपने देखा होगा बच्चों के पीछे एक छोटा सा एक बल, मोटा सा बल्ज सा बन जाता है स्पाइन, आपकी स्पाइन के पीछे, इसको स्पाइना बाइफिडा कहते हैं। आपकी स्पाइन बाहर भी नहीं निकल सकती है। उस तरह के इश्यूज के अंदर पेशेंट की किधर मूवमेंट जा रही है, पेशेंट को किस तरह कराना है, मूवमेंट किस तरह लिटाना है, किस तरह क्या उसकी जितनी भी एक्टिविटीज, उसके उठने से, बैठने से, इंटरवेंशन मेजरमेंट से, वॉशरूम कैसा होना चाहिए, रहना कैसा है, उसने अपने मसल्स कौन से यूज करने हैं, कौन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने हैं, ये जो प्रॉब्लम है उसे कैसे, टॉर्टिकोलिस कोई ऐसा है, कोई नेक इश्यूज है जिसमें आपकी कोई स्पैज्म है, सारी चीजें ये सिर्फ आपकी जो डीलिंग है ये फिजिकल थेरेपिस्ट कर सकते हैं। बाकी जो डॉक्टर्स हैं, मेडिसिन से सिर्फ हर चीज का इलाज मेडिसिन नहीं होता, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका आपको मेडिसिन का कोई, आपको मेडिसिन के साथ मजबूरन ये भी लेनी पड़ती हैं। और ये एक फिजिकल थेरेपी एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो इन सारी जो पैथोलॉजीज, जो ट्रीटमेंट है, इनको डील कर सकता है। इसके बाद हमारा रोल कार्डियोपल्मोनरी में भी आता है। जिस तरह हार्ट की सर्जरी हुई, उसके अंदर पेशेंट को बाद में किस तरह कार्डियो ट्रेनिंग के कितना उसको कराया जाए, या उससे पहले पेशेंट को कि प्री ऑप में वो कितना ट्रेन है कि उसकी सर्जरी भी पॉसिबल है कि नहीं है, पोस्ट ऑप में उसको देखना है, उसकी रिहेबिलिटेशन करानी है ताकि उसकी इतनी इंड्योरेंस हो कार्डियो के, वो आराम से चल सके, उसको प्रॉब्लम दोबारा ना हो। पेन में, हार्ट फेलियर में डिफरेंट एक्सरसाइजेज होती हैं, लंग्स की एक्सरसाइजेज होती हैं, आपकी स्पूटम है, कोई आपके मतलब बलगम है, उसकी किस तरह निकालना है। कभी कभार इतना क्रोनिक बलगम होता है, पेशेंट्स को नीचे बैठ जाता है, एब्सेस हो जाती है, सांस लेने में मसला होता है, डिफरेंट आपकी ब्रीदिंग टेक्निक एक्सरसाइजेज होती हैं जिससे आपके लंग्स आपके ओवरऑल स्ट्रॉन्ग होते हैं। फिर है जेरियाट्रिक केसेस, जो ओल्ड लोगों के अंदर, ओल्ड लोगों में बहुत कॉमन है जेरियाट्रिक केसेस। बाहर तो बहुत ज्यादा एक प्रॉपर एरियाज बने हुए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये प्रॉब्लम है कि उस तरीके से एरियाज नहीं बने हुए। ठीक है, एरियाज नहीं बने तो उसके अंदर क्या प्रॉब्लम होता है पेशेंट को, जिस तरह अर्थराइटिस बहुत कॉमन है, जाहिर सी बात है कि विद एज के साथ, जिस तरह अब हमें पता है कि भाई एक फिजियोथेरेपी से नॉर्मल भी अगर कोई बंदा अपनी एक्टिविटी रखता है तो उसके मसल्स, उसको प्रॉब्लम लीड आता है। मोस्टली आजकल अगर देखा जाए तो हमारे सारे, एक एग्जांपल मैं सिर्फ दे रही हूँ, जिस तरह हमारे सारे जो काम है वो मोस्टली खड़े होने वाले, बहुत कम ऐसी एक्टिविटी जिसमें नी बेंडिंग इन्वॉल्व होती है। तो बेंडिंग नहीं हो रही पेशेंट्स की, वो मूवमेंट, वो आपका जो ज्वाइंट है वो उस तरह मूवमेंट नहीं है, तो अर्थराइटिस भी वहाँ के नी जॉइंट का बहुत कॉमन होता जा रहा है। वेट बहुत ज्यादा है तब भी कार्टिलेज रीजनरेट, मसल वीकनेस हो गई तब भी रीजनरेशन स्टार्ट हो गई है। तो जेरियाट्रिक्स केस में पॉपुलेशन में अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो बहुत सारे ऐसे, बहुत ज्यादा मेजोरिटी में ऐसे केसेस होते हैं जेरियाट्रिक में जिनको अर्थराइटिस इशू। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, विटामिन डी, कैल्शियम का ख्याल नहीं किया जाता, जिसकी वजह से बोन्स का घुटना सॉफ्ट हो जाती हैं, उसमें फ्रैक्चर्स के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, उनकी डीलिंग करना। हिप और जॉइंट रिप्लेसमेंट, जो इनकी थेरेपी मतलब कह लो को रिप्लेस हुए में, क्योंकि इतने खराब हो गए कि रिप्लेसमेंट के बाद फिर उनका जॉइंट को मूव कराना, किस तरह उन्होंने मूवमेंट करनी है, कौन सा मसल यूज करना है, कहाँ पे जरूरी है, वो सारी फिजिकल थेरेपी। बैलेंस डिसऑर्डर उनका बहुत प्रॉब्लम होता है, सेरिबेलम का मतलब बहुत इशू होता है उनका, बहुत सारी डिजीज होते हैं जिसमें उनका बैलेंस कंट्रोल नहीं आता, उस तरह उनको बैलेंस की ट्रेनिंग की एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं ताकि वो ज्यादा, उनकी जो जब बैलेंस डिसऑर्डर होगा तो फॉल की हिस्ट्री भी ज्यादा होगी, पेशेंट इंजरी की भी ज्यादा चांसेस, तो उनको बैलेंस की एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं ताकि उनकी जो फॉलिंग है वो, यूरिन इंकॉन्टिनेंस बहुत कॉमन है, स्नीज किया यूरिन बाहर आ गया, सारा कुछ इसमें ये होता है कि उनके पेल्विक फ्लोर मसल वीक हो जाते हैं, हम उसकी साथ में ट्रेनिंग कराते हैं।
बहुत सारे इश्यूज हैं, बैक पेन के इश्यूज, डिस्क में, जिस तरह अगर आप डिस्क का माइनर एक इशू ले लो, डिस्क का अगर आपको पेन है तो आप क्या करोगे, पेन किलर्स लोगे। पेन किलर्स ये तो नहीं कर रही एग्जैक्ट डिस्क पे काम कर रहे हैं, लेकिन फिजिकल थेरेपिस्ट या आप दो चीजें सोचते हो, या तो पेन किलर ले लो या सर्जरी करा लो। सर्जरी हमेशा याद रखिएगा एक्सट्रीम केसेस में करानी चाहिए, जब आपका मिड है, ऐसे इतना सेवेरिटी वाला केसेस नहीं है तो एक्सरसाइज बेस्ट ऑप्शन है। तो अगर आपने शैटका बहुत कॉमन सुना होगा, शैटका में क्या होता है, कोई डिस्क पल्स यहाँ पर आया और उसने प्रेस किया और ये पूरी नर्व इरिटेट हुई और पूरी टांग में दर्द जा रहा है। तो अब ये है कि आप मेडिसिन लेते रहेंगे तो ओवरऑल ब्लड में जा रहा है, किसी का स्टमक इशू है वो नहीं ले सकता इतनी टाइम मेडिसिन, तो वो ये क्या करेगा कि उसको प्रॉब्लम होगा कि ना वो मेडिसिन ले सकता है, तो उसके लिए ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है कि वो ये चीज एक्सरसाइज और मोडालिटीज के थ्रू अपना ट्रीटमेंट करा सकता है। डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइज है जिसमें हम लोग डिस्क के ऊपर प्रेशर हटाते हैं। बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, फ्रोजन शोल्डर है, एडिसिव कैप्सुलाइटिस जो बहुत कॉमन है, औरतों में हो जाता है, डायबिटीज वालों में बहुत कॉमन है, उनको उनके लिए बहुत अच्छा रिजीम है, उसमें ग्लाइड्स होती हैं, मैनुअल होती है, एक्सरसाइजेज होती हैं, आपकी मोडेलिटीज होती हैं, डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइजेज हैं, थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेज हैं जो हम पेशेंट को दिए। स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन, स्ट्रोक के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, काफी एक्सटेंसिव और काफी अच्छे रिजल्ट हैं स्ट्रोक के लिए। तो इस तरीके की एक्सरसाइज होती है। फिर आपको कार्डियो की मैं बता चुकी, कार्डियो के अंदर आपकी जो लंग्स की पोस्टल ड्रेनेज आपने देखा है निमोनिया में, इवन आईसीयू के अंदर आप लोगों की जो आईसीयू के अंदर ट्रेनिंग दी जाती है, थेरेपी की जाती है, उसमें पेशेंट का जो निमोनिया के केसेस ना हो, क्योंकि आपको पता है वेंट लगा हुआ है उसमें, तो उसके अंदर उसकी ड्रेनेज कराना, उसकी मूवमेंट कराना, क्योंकि आपको पता है कि आप अगर एक दफा एक एग्जांपल ले लें, रात को सोए होते हैं, बाजू नीचे आ जाए, उठते हैं तो कितना पेन होता है, एकदम रात को सोए से उठ जाते हैं। तो इसी तरीके से खुद अंदाजा लगाएं कि अगर आप 2-3 दिन बेड पे पड़े रहे तो आपकी बॉडी क्या कंडीशन, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसीलिए तो रखा है कि आपकी मूवमेंट इज एवरीथिंग। अगर आपकी मूवमेंट नहीं हो रही तो आप खुद अंदाजा लगे उतनी ही प्रॉब्लम। आप एक दो एग्जाम्पल अपने कहीं भी ले लें, खुद चेक कर लें, एक्सपेरिमेंट कर लें, एक बंदा जिसको टोटली बेड पे बिठा दो और एक बंदा जो मूवमेंट कर रहा है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी किसकी ज्यादा होगी, क्योंकि मूवमेंट इज द की। मूवमेंट के साथ ही सारी सर्कुलेशन चल रही है, आपके ओवरऑल प्रोसेसेस चल रहे हैं, सारा कुछ आपकी बॉडी में। आपकी मूव नहीं करोगे, एक जॉइंट को रखे रखोगे तो साइनोवियल फ्लूइड मूव नहीं करेगा, फ्लूइड मूव नहीं करेगा तो आपको पता है ऐसा जॉइंट रिस्ट्रिक्शन, सारा जॉइंट टूटना शुरू, और बहुत सारे इश्यूज आते हैं। खैर, तो ये चीजें आपको पता होने चाहिए कि फिजियोथेरेपी या फिजिकल थेरेपी एक छोटा टॉपिक नहीं है, ये बहुत एक्सटेंसिव, बहुत वास्ट है। जो लोग इसको ज्वाइन करना चाहते हैं उनको एक तो पता होना चाहिए कि वो आ क्यों रहे हैं। मोस्टली बच्चे आते हैं भी हमारा इधर एडमिशन नहीं, उधर नहीं हो, हम इधर आ गए। पहले अपना एक एम बनाए कि हाँ हम लोगों ने ये काम करना है। और एक बात याद रखिएगा, आपका सर्जरी से कोई ताल्लुक नहीं है, आप लोग सिर्फ मूवमेंट डिसऑर्डर को डील करते हैं। मूवमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो आपके अंडर आती हैं, मसल्स वगैरह आप डायरेक्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट क्लिनिक्स खोल सकते हैं, ये आपको अलाउ है। लेकिन जो चीज आपके डोमेन में नहीं आती, आपको लगे कि हाँ ठीक है ये सिस्टमिक, इतनी डिटेल में एनाटॉमी फिजियोलॉजी सारी चीजें पढ़ाने का मकसद ये है कि अगर आपको पता चले कि हाँ इसको सिस्टमिक इशू है, कोई सिस्टमिक इशू चल रहा है, तो आपने उस चीज को डील नहीं करना शुरू कर देना, आपने उसको सिर्फ आगे फर्दर रेफरल करना है, आपका काम है। आपने सिर्फ जो डील करना है दैट इज योर मूवमेंट डिसऑर्डर, दैट्स इट, नथिंग एल्स।